गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास फर्स्ट ईयर का लेसन थर्ड तत्वों का वर्गीकरण एवं उनकी आवर्तिता चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जिस लेसन का फर्स्ट वीडियो आज आपको दिया जा रहा है। इस वीडियो में आपको आज 3 नियम बताए जाएंगे। पहला, डोबेराइनर का त्रिक विन्यास या त्रिक नियम, दूसरा न्यूलैंड का अष्टक नियम और तीसरा मेंडलीफ का मूल आवर्त नियम। ये 3 नियम आज आपको समझाए जाएंगे, जिसमें से पहला नियम है डोबेराइनर का त्रिक नियम। इस नियम के अनुसार यदि समान तत्वों को 3 के समूहों में वर्गीकृत किया जाए तो बीच के तत्व का परमाणु भार शेष अन्य 2 तत्वों के परमाणु भारों का औसत होता है। अर्थात कोई भी क्रम से कोई भी 3 तत्व ले लिए जाएं, क्रमानुसार होने चाहिए। क्रम से कोई भी 3 तत्व लिए जाएं और वो 3 तत्व एक ही वर्ग के होने चाहिए। ये भी ध्यान दें, 3 तत्व एक ही वर्ग के होने चाहिए, आवर्त के नहीं। मतलब कहने का ये है कि ऊपर से नीचे जो 3 तत्व सीरियल में रखे हों, जैसे यहाँ देखिए ये 3 तत्व लिखे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 3 तत्व क्रम से लिए गए। इसी तरह से ये 3 तत्व क्रम से लिए गए। तो कोई भी 3 तत्व क्रम से लिए जाएं जिनमें से बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार है वो पहले और तीसरे वाले तत्व के परमाणु भार का औसत होता है। देखिए यहाँ पर सोडियम का परमाणु भार, पहला तत्व लिथियम है जिसका परमाणु भार 7 और तीसरा तत्व पोटेशियम है जिसका परमाणु भार 39 और इसका औसत का मतलब दोनों का योग बटे 2। तो दोनों को जोड़ लिया 46/2, ये कट कर दिया, आ गया 23। तो देखिए सोडियम का परमाणु भार 23 आ रहा था, तो 23 पहले और तीसरे को मिलाने से भी हमें प्राप्त हो गया। तो डोबेराइनर का जो त्रिक नियम है वो यही बताता है कि पहले और तीसरे तत्व का परमाणु भार को अगर जोड़ा जाए और उनका औसत निकाला जाए तो वो जो परमाणु भार प्राप्त होगा वो दूसरे यानी बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा। किंतु यह जो नियम डोबेराइनर ने दिया था वो बहुत समय तक चल नहीं सका, क्योंकि बाद में परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी का निर्माण किया गया, जिसके पश्चात डोबेराइनर का जो त्रिक नियम था वो बाद में गलत सिद्ध हो गया। नेक्स्ट है न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड ने यह बताया कि जब हल्के तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं तो हर 8वें तत्व का जो गुण है वो पहले वाले तत्व के गुणों के समान होता है। अर्थात जो 8वां वाला तत्व है वो पहले वाले तत्वों के गुणों के समान प्रदर्शित होता है। जैसे लिथियम के गुण जैसे होते हैं तो उसमें 8वां तत्व आपका सोडियम आता है, तो सोडियम के भी गुण वैसे ही होंगे जैसे लिथियम के हैं। पोटेशियम के भी गुण वैसे ही होंगे जैसे कि सोडियम के हैं। तो हर एक 8वां तत्व जो इस सारणी में दिखाया गया है, हर एक 8वां तत्व पहले वाले तत्व के समान गुण प्रदर्शित करता है। जैसे संगीत में 7 स्वर होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और जो फिर सा हम लास्ट में बोलते हैं वो 8वां हो जाता है। तो 8वां जो सा है वो पहले वाले सा की पुनरावृत्ति कर रहा है।
जो 8वां वाला सा आया वो पहले वाले सा की पुनरावृत्ति करता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हर एक 8वां तत्व पहले वाले तत्व के गुणों की पुनरावृत्ति करता है। यही बात न्यूलैंड ने समझाई। न्यूलैंड ने समझाया कि जिस तरह से संगीत के 7 स्वरों में से जो 8वां स्वर आता है वो पहले वाले स्वर की पुनरावृत्ति करता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो 8वां तत्व आता है वो पहले वाले तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति करता है। अब वो चाहे भौतिक गुण हो या फिर रासायनिक गुण हो। जैसे बेरिलियम है तो बेरिलियम का 8वां तत्व मैग्नीशियम आएगा, तो ये मैग्नीशियम बेरिलियम के समान गुण प्रदर्शित करेगा। बोरान से जो 8वां तत्व आता है वो एल्युमिनियम आता है, तो एल्युमिनियम जो है वो बोरान के समान अपने गुण प्रदर्शित करेगा। इस तरह से सिलिकॉन कार्बन के समान, फास्फोरस नाइट्रोजन के समान ये गुण प्रदर्शित करेगा, क्योंकि हर एक 8वां तत्व है। लेकिन यह जो नियम था न्यूलैंड का, यह नियम भी बाद में गलत सिद्ध हो गया, क्योंकि यह नियम सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक के लिए कार्य करता है। कैल्शियम के बाद जो तत्व आ जाते हैं उनमें यह नियम कार्य नहीं करता। वहाँ पर हर एक 8वां तत्व पहले वाले तत्व के गुणों की पुनरावृत्ति नहीं करता है, अतः यह नियम बाद में गलत सिद्ध हो गया। गलत सिद्ध इसलिए हुआ क्योंकि जब ये नियम दिया गया था उस समय तक अक्रिय तत्वों की खोज भी नहीं हुई थी। जैसे ही अक्रिय तत्वों की खोज हुई तो अक्रिय तत्वों में यहाँ पर फ्लोरीन के बाद हीलियम आ जाता है, यहाँ पर नियॉन आ जाता है। तो जैसे ही अक्रिय तत्वों की खोज हुई वो 8वां तत्व बदल गया अपने आप। फिर लिथियम का 8वां तत्व हीलियम हो जाए, 8वां तत्व ये हो जाएगा। इस तरह से सोडियम के बाद 8वां तत्व अक्रिय गैस आ जाएगा। तो अक्रिय गैस की जब तक उत्पत्ति नहीं थी तब तक तो ये नियम सही रहा, लेकिन जैसे ही अक्रिय तत्वों की खोज हुई यह नियम गलत सिद्ध हो गया और फिर वो न्यूलैंड का अष्टक नियम समाप्त, क्योंकि उसका अब आधुनिक जो पीरियोडिक टेबल है उसमें अष्टक नियम कार्य नहीं करता। नेक्स्ट देखते हैं मेंडलीफ का मूल आवर्त नियम। मेंडलीफ ने का जो मूल आवर्त नियम है वह तब दिया गया जब मात्र 58 तत्वों की खोज हुई थी। आज तो बहुत सारे तत्व हैं, लगभग 118 तत्व तो बुक में ही दिए हुए हैं और हर साल 2 साल में एक आधे तत्वों की खोज हो जाती है और वो किताब में ऐड कर दिए जाते हैं। तो यह नियम मेंडलीफ ने तब बताया जब केवल 58 तत्वों की ही खोज हुई थी। उस समय मेंडलीफ ने अपना एक आवर्त नियम प्रस्तुत किया जिसे मेंडलीफ का मूल आवर्त नियम कहते हैं। इस नियम में इन्होंने बताया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि जैसे जैसे तत्वों के परमाणु भार में वृद्धि होगी वैसे वैसे उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुणों में भी क्रमिक परिवर्तन होता चला जाएगा। परमाणु भार बढ़ेगा तो उनके गुणों में भी क्रमिक वृद्धि होगी। यह नियम मेंडलीफ का मूल आवर्त नियम कहलाया, लेकिन बाद में भी यह नियम गलत सिद्ध हुआ था। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आगे क्या नियम दिया गया और मेंडलीफ के मूल आवर्त नियम के पश्चात कौन सा नियम मेंडलीफ के द्वारा दिया गया, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाया जाएगा। तो फिलहाल आज आपको ये 3 नियम बताए गए हैं। इन तीनों नियमों को अच्छे से पढ़ लेने के बाद आप अपनी कॉपी में इन्हें नोट कर लें और ध्यान देते रहें। जैसा कि आज पेपर में दिया है कि 15 अक्टूबर से विद्यालय पुनः खोले जाएंगे। 1 अक्टूबर के पेपर में आज दिया हुआ है कि नई गाइडलाइन के आधार पर 15 अक्टूबर से विद्यालयों में बच्चों को बुलाने की अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। इसलिए सभी बच्चे जो अभी तक वीडियो नहीं देख रहे थे वो बच्चे भी वीडियो देखें और अपना कोर्स पूरा करें तथा स्कूल में संपर्क भी करते रहें।
ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो वह अपनी प्रॉब्लम आपकी दूर कराई जा सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।